आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है फॉरेन फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ पर एतमाद, इलेक्शन कमीशन दबाव में, दो नहीं एक पाकिस्तान का ख्वाब, शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में ताखीर क्यों कर रहा है, जो बाइडन, अमेरिका की पाकिस्तान पॉलिसी तब्दील होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। डट के खड़ा है अब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। नया पाकिस्तान कोई स्विच नहीं है कि बटन दबाने से तब्दीली आ जाएगी। हाँ, मगर कप्तान विकेट पर डटा हुआ है और मजीद एतमाद के साथ कह रहा है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने वजीरिस्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ दबाव में आ गए और दबाव में आकर उन्होंने करप्ट टोले को एनआरओ दे दिया। उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है मगर वो किसी को एनआरओ नहीं देगा। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, आर्मी चीफ, मुल्क का प्रेसिडेंट, अमेरिका उसके साथ, जजेस उसके नीचे, नैब उसके नीचे। उसने इन्हीं डाकुओं के सामने 2 दफा एनआरओ दिया, नहीं बर्दाश्त कर सका। मुशर्रफ जो इतनी ताकतवर था वो इनके सामने घुटने टेक गया, मैंने इनको एनआरओ नहीं देना। वजीर आजम ने आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर भी बात की। वजीर आजम का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस उठाने पर ऑपोजिशन का शुक्रगुजार हूं। यह सब सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन जमातों की फंडिंग कहां से होती रही है। सारी दुनिया में सियासी जमातें फंडिंग करती हैं। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत होनी चाहिए और इसे टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। फॉरेन फंडिंग केस को पब्लिकली दिखाया जाए। वजीर आजम इमरान खान वही कह रहे हैं जो ऑपोजिशन कह रही है। कहता हूँ इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन होनी चाहिए, ओपन हेयरिंग होनी चाहिए और तमाम तर जमातों के सरबराहान बैठे होने चाहिए। पब्लिक को दिखाई देना चाहिए कि क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के दौरान ऑपोजिशन ने इल्जाम आयद किया कि PTI को भारत और इजराइल से फंडिंग हुई है। आज वजीर आजम ने कहा कि ऑपोजिशन को भी बैरून ममालिक से फंडिंग हुई है और मैं उन ममालिक के नाम नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात हैं। इसी तरह बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ और पटिशनर अकबर एस बाबर ने हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि अगर वो PTI को फंडिंग करने वाले ममालिक का नाम ले ले तो बैरून ममालिक में भी तूफान बरपा हो जाएगा। फॉरेन फंडिंग इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे। मैं अगर नाम लूँ ना लोगों के जो मेरे पास शवाहिद है तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्कों में भी सियासी बोलचाल आ जाए। इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग के हवाले से जांच पड़ताल कर रही है, छान पटक हो रही है, लेकिन आज अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की तहकीकात के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील शाह खबर ने इल्जाम आयद किया कि उनके रवैये के बायस स्क्रूटनी कमेटी ने काम से इनकार किया। अकबर एस बाबर आज इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रख रहे हैं। 23 बैंक अकाउंट में से एक बैंक स्टेटमेंट भी जाहिर नहीं की गई, हमें नहीं दिखाई गई। बारहा हम कह रहे हैं सबूत मौजूद है, आपने क्या तहकीकात की? कोई तहकीकात नहीं हुई। इसलिए हमने आज कहा है कि ये एक फार्स है, ये जो स्क्रूटनी हो रही है ये बिल्कुल शफाफ नहीं है। हमने सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो इलेक्शन कमीशन खुद इजहार कर चुका है। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, आपने स्क्रूटनी नहीं की, आपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं की। इलेक्शन कमीशन वो बाइख्तियार इदारा है, ये तमाम रिकॉर्ड उनके हवाले किया जाए और वो रोजाना की बुनियाद पे इस पे हेयरिंग करें। अवाम, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हो। इसमें क्या बात है खुफिया रखने की? क्यों छुपाया जा रहा है? PTI के मुताबिक ऑपोजिशन के रवैये के बायस स्क्रूटनी कमेटी ने काम से इनकार किया है। ऑपोजिशन का इल्जाम है कि कमेटी जानिबदारी से काम ले रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन का मौकिफ है कि वो गैर जानिबदाराना तहकीकात कर रहे हैं। किसका मौकिफ दुरुस्त है और कौन सा बयानिया ज्यादा काबिल अमल है? अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी मामले पर बात करेंगे। बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। बताइएगा आज स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में ऐसा क्या हुआ? क्या स्क्रूटनी कमेटी के मेंबरान बायकॉट कर गए या बायकॉट आपने किया सबसे पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। देखिए हुआ ये कि आज की स्क्रूटनी कमेटी पता नहीं 80 से भी ज्यादा हो गई है, तो कब से चल रहा है। और इस स्क्रूटनी कमेटी जो है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो ना तहकीकात कर रही है, ना शवाहिद को वैलिडेट कर रही है, तस्लीम कर रही है, ना रिजेक्ट कर रही है। तो ये हम एक तातुल में चल रहे हैं। मीडिया में तो रिपोर्ट्स आती हैं कि जी आज इतना इजलास है, ये है, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने तो वो अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की। और वो मैं नहीं कह रहा, 28-29 महीने बाद इलेक्शन कमीशन ने 27 अगस्त 2020 को एक
ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो कमेटी ने स्क्रूटनी कमेटी ने तो तहकीकात की नहीं है, उन्होंने तो जो शवाहिद मौजूद है उसकी ऑथेंटिकेट किया नहीं है। उन्होंने लिख के कहा कि जी हमें तो बड़ी मायूसी हुई है कि ये कमेटी जो है हमारी अहकामात पे अमल नहीं कर रही, ये इलेक्शन कमीशन कमेटी पे ये इल्जामात आयद करके उनकी जो स्क्रूटनी रिपोर्ट थी पहली जो 28 महीने बाद इन्होंने बनाई मुस्तरद कर दी। अब जब वो मुस्तरद होगी तो दोबारा वही उसी कमेटी को उन्होंने कहा शुरू कर दो। हम फिर भी अंडर प्रोटेस्ट साथ शामिल थे। हमने मार्च 5 2020 को और अगस्त 13 को इनको लिख के दिया कि जी आप हमें फेक और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी क्यों करवा रहे हैं। तो देखिए जब आपने इलेक्शन कमीशन ने आपको डायरेक्ट किया कि आप रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करें, जो हमने जमा कराया है या उन्होंने जो जमा कराया है उसको ऑथेंटिकेट करें। अब ऑथेंटिकेट करने का हमने इनसे पिछली मीटिंग में कहा कि जो अमेरिका से जितना भी एविडेंस है जो कानून शहादत के ऐन मुताबिक है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से, ये सिर्फ एक अभी शहादत, अभी सऊदी अरब डेनमार्क और बाकी सबूत तो छोड़े। तो हमने कहा जी आप इसको ऑथेंटिकेट करें या रिजेक्ट करें। उन्होंने पिछली दफा इन राइटिंग ऑर्डर में कमिट किया कि हम इस पर फैसला देंगे, जिस पे खबरें निकली कि शायद केस का फैसला है। आज वो बैठ के कहते हैं कि नहीं हम इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट नहीं करते, ना करते हैं ना करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तो भाई आपका तो बुनियादी जिम्मेदारी फैक्ट फाइंडिंग की है, आपने फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करने हैं। आपको इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि आप ऑथेंटिकेट करें। जब आप डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो फिर आप जाली डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम मीटिंग करके ये एक रिपोर्ट बना के दे देंगे इलेक्शन कमीशन को। तो मैंने इनको कहा कि देखो आपने ये मार्च 5 को हमने आप पे अदम एतमाद का इजहार किया, वी आर सिटिंग हियर अंडर प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। हमने अगस्त 13 को आपको किया, आप हमें हमारी आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं, आप हमें 23 बैंक अकाउंट्स में से स्टेटमेंट्स में से एक नहीं देते। अमेरिका की और दूसरे मुल्कों में 6 इन्होंने एक्नॉलेज किया, एक बैंक स्टेटमेंट हमसे। मैंने कहा ये दुनिया की तारीख का अनोखा ऑडिट है कि बैंक स्टेटमेंट सामने नहीं है और हमारे आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप कहते हैं कि जी हम ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो उन्होंने खुद डाउनलोड किए हैं अमेरिका से कि हम इसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करें लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। तो भाई आपकी तो जिम्मेदारी यही थी कि ऑथेंटिकेट करें, फैक्ट फाइंडिंग करें। जब आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, अब हमारी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो इमरान ने कराई जिसमें हुंडी वगैरह गैर कानूनी और इलीगल फंडिंग सारा साबित हो गया, वो ऑडिटर लाहौर में बैठा है, उसको बुला के ऑथेंटिकेट नहीं करते। जब ऑथेंटिकेट करते हैं तो हमारे इल्जाम साबित हो जाएंगे ना। बुनियादी तौर पे अकबर साहब, बुनियादी तौर पे आपका रिजर्वेशन ये है कि जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्क्रूटनी कमेटी को दिया, स्क्रूटनी कमेटी उस मैंडेट को एक्सरसाइज ही नहीं कर रही है और स्क्रूटनी कमेटी कह रही है एक्सरसाइज नहीं कर रही। वो एक्सरसाइज का सबूत भी उनकी अपनी रिपोर्ट में है। स्क्रूटनी कमेटी खुद कहती है कि जी अगर हम ये बैंक स्टेटमेंट्स और ये तमाम चीजें इनको दे दें तो फिर पीटीआई एतराज करती है। तो जिस पे इल्जाम है अगर वो तहकीकात को मैनेज कर रहा है तो वो शफाफ कैसे होगी। तो हमने कहा हमने पहले भी आप पे अदम एतमाद किया है, आज भी हम आप पे अदम एतमाद करते हैं। आपने वादा किया था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है इसको या आप रिजेक्ट कर दें कि जी ये नहीं है ठीक जो हमने अमेरिका से डाउनलोड किया, आप ये दे दें। वो कहते हैं ना हम ये देंगे ना ऑथेंटिकेट करेंगे और हाँ इलेक्शन कमीशन फैसला करे। तो फिर आप क्या कर रहे हैं। तो हमने जब उसमें बड़ी एहतजाज किया, हमने कहा कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट क्रेडिबल। तो बजाय इसके कि ये तदराक करते वो उठ के वॉकआउट कर गए। अच्छा अकबर इस्माइल साहब, बात यह है कि इस तमाम तर ये जो स्टेलमेट रहा कि आपने ये कहा कि आप वो डेटा आप हमारे साथ शेयर कर दें, वो कहते हैं नहीं ये हम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज होती है, हम इलेक्शन कमीशन को सबमिट करा देंगे। तो अब बात खत्म कहां पे हुई है, यानी अब क्या ये समझा जाए कि आपने क्योंकि अदम एतमाद का इजहार कर दिया है आप स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे अब और ये मामला गोल हो गया? ये तो देखिए ना, अब ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करा है। हमारी दरख्वास्त कोई अंदाजन 1 साल हो गया, शायद थोड़ा कम हो, हमारे इलेक्शन कमीशन के पास ये दरखास्त मौजूद है जिसमें हमने ये तमाम अदम एतमादी और तमाम डॉक्यूमेंट्री चीजें इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। हमारी सजा ये थी कि कमेटी नाकाम हो चुकी है, कमेटी के हाथ पांव बंधे हुए हैं, इसलिए आप ये जिम्मेदारी लें, आप तमाम डॉक्यूमेंट कमेटी से लें, आप डेली हेयरिंग करें, मीडिया, सिविल सोसाइटी सबके सामने हेयरिंग करें, हम एक एक चीज सबके सामने पेश करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। तो अब द बॉल इज इन इलेक्शन कमीशन कोर्ट। नहीं, इसके बाद अब आपका अगला लाहेबल क्या होगा अकबर इस्माइल साहब? क्या आप इलेक्शन कमीशन को कैसे कहेंगे? क्योंकि गुज़श्ता रोज जो है वो आपने देखा कि ऑपोजिशन ने तो एक स्टेज सजाया, ऑपोजिशन ने भी कुछ प्रेशराइज किया इलेक्शन कमीशन को। तो आपको लगा जब आप स्क्रूटनी कमेटी के मेंबरान के सामने आए, क्योंकि आप तो डे टू डे जाते रहे हैं, कि आज उनके रवैये में कुछ चेंज था गुज़श्ता रोज के एहतजाज के बाद, या वो भी अंडर प्रेशर दिखाई दे रहे थे? उनके रवैये में तो यही था ना
जो उन्होंने पिछली कमेटी हेयरिंग में हमसे लिख के उन्होंने ऑर्डर में रिफ्लेक्टेड है, वो ऑर्डर भी मैं अगर कहते हैं मैं आपसे शेयर कर लूंगा। उसमें लिख के कहा कि जी ये जो अमेरिका, सिर्फ अमेरिका के हद तक जो एविडेंस हमने दिया, हमने कहा इसको हमें बताएं ऑर्डर में कि क्या आप इसको तस्लीम करते हैं या शहादत के तौर पे। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जब तक डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट नहीं होते आप ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर सकते हैं ना। आप जाली पलंदे उधर भेज दें, आप कह दें कि जी ये ऑथेंटिक है, आप कह दें कि ये ऑथेंटिक नहीं है, आप कहें तो सही। तो उन्होंने कहा ठीक है हम फैसला सुनाएंगे। तो जब उन्होंने आज फिर अपनी रविश बदली और कहा नहीं जी हम फैसला नहीं सुनाते, ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, तो हमने कहा ये तो कोई तब्दीली नहीं है, कोई मस्बत तरफ पेशरफ नहीं है, क्योंकि स्क्रूटनी प्रोसेस बिकम्स अ फार्स इफ यू आर स्क्रूटनाइजिंग फेक फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। और आप उसमें फैसला भी नहीं देते कि यार ये एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल। अकबर साहब, आज पीटीआई के लॉयर शाह खबर साहब जब आए तो शाह खबर साहब कहते हैं अकबर एस बाबर साहब बड़े परेशान थे स्क्रूटनी कमेटी के सामने, क्योंकि जो स्क्रूटनी कमेटी ने हमसे सवालात किए थे उन तमाम तर सवालात के जवाब हमने तो दाखिल करा दिए हैं। जिसके बाद अकबर एस बाबर साहब के चेहरे पर परेशानी थी कि अब इस तरह से इलेक्शन कमीशन को सबमिट कराएंगे तो जाहिर है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फैसला पीटीआई के हक में होगा। देखिए उनसे सिर्फ ये पूछे कि आज भी स्क्रूटनी कमेटी में जब सवालात उठे, आज भी उन्होंने कहा हम मजीद आपको डॉक्यूमेंट देंगे। पिछले 6 सालों से ये कह रहे हैं हम डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। हम तमाम जो भी आज सवाल उठे, आज जो थोड़ी बहुत देखी उनके डॉक्यूमेंट्स को, जो फेक डॉक्यूमेंट्स है, उसको जब हमने उनकी ऑडिट रिपोर्ट से रिकंसाइल करने के लिए हमने सवाल उठाए कि भाई इतने लाख डॉलर किधर गए, इसका कहा वो रिकंसाइल, जी हम आपको अभी मजीद आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। आज भी उन्होंने ये जवाब दिया। तो ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। देखिए ये एक स्पिन में डाला हुआ है और लोगों की आंखों में खाक झोल रहे हैं कि ये तहकीकात हो रही, तहकीकात हो ही नहीं रही। अकबर साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो फोर्ज्ड है, वो जाली डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो बेशक फरूख हबीब साहब हो या शाह खबर साहब हो, जब वो इलेक्शन कमीशन जाने से पहले या उसके बाद को मीडिया टॉक करते हैं तो इतने पूरा एतमाद क्यों दिखाई देते हैं? उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है सर? क्योंकि निजाम उनके हाथ में है। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी अंडर प्रेशर है। स्क्रूटनी कमेटी खुद कह रही है कि हम अंडर प्रेशर हैं, वो लिख के कह रहे हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, खान साहब आज क्योंकि जनूबी वजीरिस्तान गए, वहां साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, वो कहते हैं हम तो कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जो है कैमरे के सामने दिखाया जाए और मीडिया के लोग भी वहां पर मौजूद हो ताकि पब्लिक इसको देखे, हम तो चाहते हैं। ये तो देखे ना, फिर और क्या चाहिए मुझे? फिर इलेक्शन कमीशन को हेयरिंग डेली बेसिस पे मीडिया के सामने करें, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते ना। ये सारे सियासी ब्लफ होते हैं, ये सारी एक किस्म की सियासी रेटरिक होती है। अमल में तो वो ये करते हैं कि 7 रेट पिटीशन फाइल करते हैं, हाई कोर्ट में कहते हैं कि मैं आम शहरी के आगे जवाबदेह नहीं हूँ, मैं 150 पेशियां कमेटी और इलेक्शन कमीशन की भुगत चुका हूँ, मैं ये जो तमाम मामलात हैं ये कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। एक तरफ वो ये बयान देते हैं अमली तौर पर। भैया इमरान खान से सिर्फ एक सवाल पूछे कि आपने आज भी एक रेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की हुई है जिसमें आप इलेक्शन कमीशन की दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं और अकबर एस बाबर की मेंबरशिप को करें, अगर आप इतने साफ हैं जिस तरह आप उधर खड़े होकर ये बयान देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अकबर साहब, यकीनन अब ये मामला प्रोसीड तो होना है, आप गुज़श्ता 6-7 साल से इसका फॉलोअप ले रहे हैं और आप खड़े हुए। मैं तो ये कहता हूं कि कल ऑपोजिशन की 11 जमातें उस तरह से डटी हुई दिखाई नहीं दी और उन्होंने जो मरासला लिखा इलेक्शन कमीशन को, उसमें इतनी जान नहीं थी जितनी अकबर एस बाबर की एक मीडिया टॉक के अंदर होती है। तो अकबर एस बाबर साहब का अगला लाहेमल क्या होगा? अब कैसे प्रोसीड करेंगे? इलेक्शन कमीशन से क्या मुतालबा करेंगे कि इन कैमरा नहीं इसको पब्लिक के सामने दिखाना चाहिए, या फिर अपर फोरम पे जाएंगे, को कोर्ट का रुजू करेंगे, क्या होगा? नहीं, अभी पहला तो यही है कि इलेक्शन कमीशन जो कि हेयरिंग करता है और उसमें मीडिया भी होती है, उसमें कोई सीक्रेसी नहीं होती, वो तमाम डॉक्यूमेंट इस नाकिस कमेटी से ये तमाम मामलात अपने हाथ में लें और उसके बाद डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग करें और अवाम और मीडिया जैसे कि हमेशा होता है उनकी हेयरिंग में वो बैठे होते हैं, हम भी होंगे, मैदान भी सजेगा, सबूत भी सामने आएंगे और इलेक्शन कमीशन फिर फैसला दे। और अगर उस फैसले में कोई ऐसी मामलात हुए जो हमारे जो इंसाफ के तकाजों से हमारी तवक्कुआत नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अकबर साहब एक क्लैरिटी दे देना। देखिए इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, इलेक्शन कमीशन के लोग ही हैं। आप कहते हैं कि ये लोग इस वक्त जो स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा है इनको तब्दील कर दिया जाए, नए लोग आए और वो स्क्रूटनी करें? नहीं, मैं जब इलेक्शन कमीशन ने खुद इस कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया 27 अगस्त 2020 को, तो फिर इस कमेटी से क्या आप तवक्को कर सकते हैं?
28 महीने बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद अपनी कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं कि आपने तो तहकीकात की नहीं, कि आपने तो जो शवाहिद मौजूद थे उसकी ना तस्दीक की ना तरदीद की, आपने तो हमें बड़ा मायूस किया। इट इज वेरी पेनफुल। इलेक्शन कमीशन सर, आप क्या तवक्को कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन सर? इलेक्शन कमीशन शुड टेक अप दिस केस और कमेटी से लेके और फुल इलेक्शन कमीशन की हेयरिंग हो और दोनों फरीक वहाँ मौजूद हो और पाकिस्तानी मीडिया, सिविल सोसाइटी, वो तमाम उनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हों और सब मामला उसके सामने आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपके वक्त के लिए। बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद थे। अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हुकूमत का लहजा पुरएतमाद क्यों हो रहा है? वज़ीर-ए-आज़म फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन में अकाउंट्स की तफसीलात से स्क्रूटनी कमेटी मुतमईन हो पाएगी? इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अमरीका और बरतानिया समेत मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक में लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनियां बना रखी हैं, जिसके इंचार्ज उस मुल्क में मुकीम ऐसे पाकिस्तानी होते हैं जिनके पास दोहरी शहरियत होती है। इन जिम्मेदारान या एजेंट्स की तकर्री फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अमल में लाई जाती है। ये नुमाइंदे उन ममालिक में मौजूद दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों या जिनके पास नाइकॉब कार्ड है, उनसे अपनी जमात के लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं और फिर उन्हें पाकिस्तान भिजवाया जाता है। इन एजेंट्स को पार्टी का मंशूर भेजा जाता है और ये हिदायत भी जारी की जाती हैं कि पाकिस्तानियों के अलावा किसी गैर मुल्की हुकूमत, शख्सियत या इदारे से पार्टी के लिए फंड्स हासिल ना करें। फॉरेन एजेंट्स एक्ट का अगर जायजा लिया जाए तो ये एक्ट 1938 में अमरीकी सरजमीन पर नाजी नवाज तहरीक का मुकाबला करने के लिए मंजूर किया गया था। अब ये एक्ट है क्या? गैर मुल्की हुकूमत के लिए सियासी सरगर्मी में मसरूफ अनासर पर इस एक्ट का इत्तलाक होता था। फॉरेन एक्ट के तहत अगर कोई भी शख्स या इदारा किसी गैर मुल्की हुकूमत की तरफ से अमरीका में सियासी या नीम सियासी हैसियत में काम करता है तो इसे महकमा इंसाफ के पास इंदराज कराना जरूरी है। माजी में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने बैरूनी ममालिक से जितने भी फंड्स इकट्ठे किए वो कानून के मुताबिक हैं, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी को पेश तफसीलात में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर बैरूनी ममालिक से हासिल होने वाले चंदे में कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी जमात पर नहीं बल्कि उस एजेंट पर आयद होती है जिसकी खिदमात इस काम के लिए ली जाती हैं। इसी जवाब को बुनियाद बनाते हुए पीडीएम ने शोर बरपा किया कि पीटीआई ने ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया है। पीटीआई ने एक्नॉलेज किया है कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली है। अब तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ दर्जनों एजेंट्स को मुख्तलिफ ओहदों पर नोटिफिकेशन के तहत तैनात किया, जिनमें से अक्सर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तहरीक इंसाफ प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन फंडिंग में मुलव्विस रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नाम पर जो रजिस्ट्रेशन हुई, जो अकाउंट बनाए गए, उनमें नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के लिए कसीर रकूम जमा की गई हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस डिपार्टमेंट भी इस मामले की इंक्वायरी कर रहा है। सवाल उठाया गया कि तहरीक इंसाफ ने ये पैसे किन एजेंट से और क्यों हासिल किए हैं और क्यों भिजवाए गए इन एजेंट्स की जानिब से। तहरीक इंसाफ केस की इंक्वायरीज को रोकना क्यों चाहती है? तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी ज़राए से रकम मौसूल हुई है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ने इस रकम को पार्टी फंड्स में इस्तेमाल किया? गैर कानूनी रकम पर एजेंट्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? गैर कानूनी ज़राए से आने वाली रकम को कहां खर्च किया गया है? क्या पीटीआई ने इन मशकूक ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल इलेक्शन कमीशन को जमा कराई है? ऑपोजिशन का इल्जाम है कि तहरीक इंसाफ ने इन गैर मुल्की फंड्स के जरिए बनी गाला और जबान पार्क में नई तामीरात की, नए और जदीद मीडिया सेल्स बनाए, इश्तिहारात और दीगर कैंपेन्स चलाने के लिए भी यही फंड्स इस्तेमाल हुए। नाम तहरीक इंसाफ इन जमातों के इल्जामात की तरदीद कर रही है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये इल्जामात बेबुनियाद है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने तक फॉरेन फंडिंग केस में शुकूक व शुबहात यकीनन मौजूद रहेंगे और जब तक ये शुकूक व शुबहात रहेंगे तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो दीगर जमातें हैं उन पर भी एक तलवार लटकती रहेगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे दो नहीं एक पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं हो पा रहा है। इस आम मामले पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, जहां अमीर और गरीब के लिए यकसा कानून होगा, जहां शहरियों को बराबरी के हुकूक मिलेंगे। लेकिन जहां दीगर मामलात में तहरीक इंसाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी, वहीं एक पाकिस्तान के दावे भी महज सियासी बयानात साबित हो रहे हैं और खुद पीटीआई के वज़रा और हुकूमती तर्जुमान ही इन वादों की तकमील की राह में रुकावट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है। अडयाला जेल में एंजाइना, कोरोना और दिल की आर्ज़ी में मुब्तला एक कैदी का केस सुपरिटेंडेंट जेल के लिए भारी साबित हुआ है।
इस्लामाबाद में बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस में मुलव्विस कैदी राजा अरशद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का केस फॉरवर्ड करना अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट चौधरी असगर अली के गले पड़ गया है। चौधरी असगर को फौरी तौर पर आईजी जेल के ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, यानी उन्हें लाइन हाजिर किया गया है और सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल एजाज असगर को अडियाला जेल तैनात कर दिया गया है। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल असद बड़ाइच को कोट लखपत जेल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, यानी सबको रीशफल करना पड़ रहा है। सुपरिटेंडेंट ने मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी के बहनोई और वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सुमरो के भांजे बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के कैदी को इलाज के लिए लाने के इकदामात किए थे, यानी ये वो सजा है जो सुपरिटेंडेंट जेल को भुगतना पड़ी है। जेल जराये के मुताबिक मुतल्लिका कैदी कोरोना वायरस और दिल के आर्जे में मुब्तला था, यानी जिस कैदी के तिब्बी मुआयने के हवाले से सुपरिटेंडेंट साहब कोई सामान कर रहे थे, उस कैदी की हालत यह है कि वो एंजाइना के मर्ज में मुब्तला है, कोरोना का मरीज है, लेकिन उसके तिब्बी मुआयने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब ने जब रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड की हैं तो उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। डॉक्टर्स के पैनल ने अस्पताल मुंतकिल करके इलाज और टेस्ट कराने का भी कहा था, यानी डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशंस है उनकी रोशनी में हो रहा था जो कुछ हो रहा था। जेल सुपरिटेंडेंट ने बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करते हुए आला हुक्काम से मुतालबा किया था कि इस कैदी को इलाज की सहूलियात फराहम की जाए, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट चौधरी असगर के लिए इंसानी हुकूक की पैरवी महंगी साबित हुई है और आला हुक्काम ने उनकी तजवीज़ पर गौर करने की बजाय सुपरिटेंडेंट का ही तबादला कर दिया है। यानी होना तो ये चाहिए था कि तजावीज़ को देखा जाता और उसके बाद कैदी को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जाती, लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब को लाइन हाजिर किया गया, उनका तबादला कर दिया गया। चौधरी असगर अडियाला जेल में आला हुकूमती शख्सियत के इंतकाम का निशाना बनने वाले कोई पहले सुपरिटेंडेंट नहीं है। हैरत की बात तो ये है कि कोई पहले सुपरिटेंडेंट नहीं है जो इस इंतकाम का निशाना बने, बल्कि इससे कबल भी इसी कैदी को अस्पताल भिजवाने के जुर्म में 2 सुपरिटेंडेंट्स तब्दील किए जा चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए पाकिस्तान में आला हुकूमती शख्सियत एक कैदी को उनका निशाना क्यों बना रही है। जेल मैनुअल और आईने पाकिस्तान बीमार कैदियों के हवाले से क्या कहता है वो भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान प्रिजनर रूल्स 1978 के रूल 788 के तहत जब भी कोई कैदी किसी बीमारी या तबीयत खराब होने की शिकायत करता है तो जेल में मौजूद मेडिकल ऑफिसर या जूनियर मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसका मुआयना करे और जरूरत महसूस होने पर उसे जेल में मौजूद अस्पताल में मजीद इलाज की गरज से दाखिल करे। उसके लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती है। ताहम इस हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट को आगाह करना और कैदियों के रजिस्टर इंदराज कराना मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि इसको रजिस्टर के अंदर रजिस्टर किया जाए। ताहम अगर किसी कैदी को जेल से बाहर किसी अस्पताल ले जाने की जरूरत हो तो इसे कवायद यकसर मुख्तलिफ होते हैं और इसके लिए हुकूमती इजाजतनामे की जरूरत पड़ती है। इस इजाजतनामे का इजरा सूबाई होम सेक्रेटरी के दस्तखत से होता है। रूल 197 के मुताबिक किसी शदीद अलील कैदी को इमरजेंसी की बुनियाद पर जेल से बाहर किसी अस्पताल ले जाने और मुआयने या फिर जरूरी टेस्ट या इलाज के बाद उसी रोज वापस ले लाने के हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट के पास सवाबदीदी इख्तियारात मौजूद होते हैं। बीमार कैदी को उसी जिले की हुदूद के अंदर जहां जेल है वहां पर वाक़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तक हंगामी बुनियादों पर ले जाया जा सकता है और उसी रोज वापस जेल लाना जरूरी होता है और इसका बाकायदा इंदराज जेल रजिस्टर में होना जरूरी है। किसी भी जेल का सुपरिटेंडेंट किसी कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तजवीज़ पर करता है। जब दरखास्त होम सेक्रेटरी तक पहुंचती है तो वह फैसले से कबल एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देते हैं जिसपे कैदी की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए 2, 3 या बाज़ औक़ात 4 डॉक्टर्स होते हैं। उनका एक पैनल तश्कील दिया जाता है। इस बोर्ड में कैदी को लाहक बीमारी का स्पेशलिस्ट भी मौजूद होता है। अगर बोर्ड यह फैसला करे कि कैदी को जेल से बाहर किसी अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है तो होम सेक्रेटरी इजाजतनामा जारी कर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी जेलों में आईने पाकिस्तान के तहत कैदियों को उनके हुकूक मैसर हैं? क्या कैदियों को इलाज की गरज से जेल से बाहर भेजा जाता है? होम डिपार्टमेंट किन कैदियों को इलाज की इजाजत फराहम करता है? इसका जवाब तलाश करने के लिए मौजूदा दौर में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की बीमारी, उनके इलाज और बैरून मुल्क जाने की इजाजत के मामले को ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। जरा उसको देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ। मौजूदा दौर हुकूमत में भी पुराने अदवार की तरह सिर्फ ताकतवर अफराद को रिलीफ दे दी जाती है। एक आम पाकिस्तानी अपने प्यारों की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए नहीं पहुंच सकता है, उसे इलाज के लिए जेल से बाहर नहीं भेजा जाता है और अगर वो कैदी किसी आला हुकूमती शख्सियत के खिलाफ जुर्म में मुलव्विस हो तो इसका जीना ही 2 भर कर दिया जाता है। अडियाला जेल में कैद इस कैदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अब इस ऐसा क्यों हो रहा है और फिर सुपरिटेंडेंट जेल जो अडियाला जेल में मौजूद होते हैं वो टिक क्यों नहीं पाते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर अली साई ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त के लिए। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट क्यों टिक नहीं पाते हैं? अडियाला जेल में ऐसा क्या है और हालिया असना के अंदर कितने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तब्दील हुए हैं? जी रेहान, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे टाइम दिया।
अडयाला जेल में जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है पिछले कोई तकरीबन 2 साल से, कि वहाँ पे एक कैदी है जो एक आला हुकूमती शख्सियत के एक रिश्तेदार के कत्ल में यहाँ पे मौजूद है, और इसकी वजह से जो ही कोई इसको फैसिलिटेट करता है या अगर ये कैदी बीमार होता है तो इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। तो इसी जो इस नाम में वो हुकूमती शख्सियत अप्रोच करती है और फौरी तौर पर उसको ओहदे से हटा दिया जाता है। पिछले तकरीबन 2 जो सुपरिटेंडेंट थे उनके साथ बिल्कुल यही हुआ कि उनकी जानब से फैसिलिटेट किया गया इस कैदी को। ये कैदी बीमार हुआ तो इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, पिम्स में मुंतकिल किया गया, जहां पर इसके नहीं, अली साई साहब मुझे ये बताएं कि क्या जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई कैदी हुकूमती शख्सियत के कत्ल के अंदर या कुछ करीबी रिश्तेदार के कत्ल में मुलविस होगा या कोई ऐसा संगीन जुर्म होगा उसका कि जो हुकूमती शख्सियत के खिलाफ होगा, तो जेल मैनुअल ये कहता है कि अगर उसको कोई बुनियादी इंसानी हुकूक है उससे महरूम रखना पड़े तो वो भी रखा जाए, अगर उसको कोई तिब्बी इमदाद फराम करनी है तो वो भी फराम ना की जाए क्योंकि वो हुकूमती शख्सियत के खिलाफ कैदी है। जी रेहान, इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है इस जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा था उसमें मियाँ साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ थे, मौजूदा अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ हैं, उनकी भी जब तबीयत ख़राब होती है तो सुप्रीटेंडेंट की जानब से फौरी तौर पर मुतलका जो हॉस्पिटल हैं उनको एक लेटर लिखा जाता है जिसके बाद पैनल तश्कील दिया जाता है और वो पैनल की जितनी भी जो राय होती है उसको मद्देनजर रख के पेशेंट को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है और ये रूटीन की बात है, इसमें कोई ऐसी हाई तो इसमें सुपरिटेंडेंट ने रिकमेंड किया था कि तिब्बी मुआयना होना चाहिए या पैनल रिकमेंड कर रहा था? इसमें एक बड़ा वाज़ेह लेटर में मेरे पास मौजूद है जिसमें लिखा गया है कि इसको जो 4 जनवरी को डॉक्टर्स के पैनल ने और जेल अस्पताल के डॉक्टर ने रिकमेंड किया था तो कि इसको पिम्स में भिजवाया जाए, वहां पे इसका इलाज मुआवजा करवाया जाए, इसके टेस्ट करवाए जाए, चूंकि जेल अस्पताल में ये सहूलियत मौजूद नहीं है। और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लेटर भिजवाया गया था और ये इस पर कोई इजाजत नहीं दी गई और ना ही उसको किसी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपके वक्त के लिए। हमारे रिपोर्टर अली साही हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में ताखीर क्यों हो रही है। इस सब मामले को उठाएंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साहब डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि ड्रैप ने 2 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि मुल्क की तमाम आबादी के लिए वैक्सीन की फराहमी आसान नहीं होगी। मुआविन खुसूसी के मुताबिक पाकिस्तान के लिए इब्तदाई तौर पर कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें हासिल की जाएंगी और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जोर दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फराहम की जाने वाली वैक्सीन मुफ्त होगी। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर या सूबाई हुकूमत पर वैक्सीन के हुसूल के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और मुआविन खुसूसी का मजीद कहना था कि रवा साल की पहली तिमाही में वैक्सीन की फराहमी शुरू हो जाएगी और मार्च तक वैक्सीन के 10 लाख डोनर्स फराहमी के काबिल हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीन तक आम शहरी की रसाई कैसे मुमकिन होगी? क्या निजी कंपनीज महंगे दामों वैक्सीन फरोख्त करेंगी? क्या सूबाई हुकूमतें वैक्सीन खुद खरीद पाएंगी? क्या इतनी ताखीर करने के बाद पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मैसर आ सकेगी? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साहब डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से एक बेचैनी बढ़ रही है और एक तासुर है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन के मुआहदे के हवाले से देर कर दी है, ताखीर कर दी है। उस वजह से अब ये तासुर उभर रहा है कि वैक्सीन हमें वक्त पर मैसर नहीं आ सकेगी। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और फिर हमने ताखीर क्यों की है डॉक्टर साहब? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ताखीर बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल इस वक्त गवर्नमेंट पूरी तरह से विजिलेंट है। हमारी 2 वैक्सीन्स का ड्रैप ने अप्रूवल दे दिया हुआ है। ये सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि वैक्सीन को मुल्क में लाने से पहले करनी पड़ती हैं। तो 2 वैक्सीन्स का ड्रैप से अप्रूवल हो गया हुआ है। इन कंपनीज के साथ बातचीत जो है वो बिल्कुल फाइनल मराहिल में है। देखिए, थोड़ा सा डिले ज़रूर इस सेंस में आप इसको डिले कह लें या फॉर्मेलिटीज पूरी करने में जो टाइम लगता है, हमारी कोशिश ये थी कि हम फर्स्ट वैक्सीन जो है और सबसे इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आए और फिर इसके लिए कुछ तैयारियां करनी थी कि जब ये पाकिस्तान पहुंचेगी तो इसकी स्टोरेज कैसे होनी है, इसको जिस अमले ने इसको यूज़ करना है उनकी ट्रेनिंग्स थी। ये तमाम चीज़ें अब मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती थी
वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हो जाएंगी। और ये जो फर्स्ट क्वार्टर जो शुरू हो चुका है, इसी क्वार्टर में इंशाल्लाह ताला वैक्सीनेशन जो है वो शुरू भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जिन 2 कंपनीज की वैक्सीन के इस्तेमाल के हवाले से ड्रैप ने मंजूरी दी है, वो कंपनीज पहले ही बहुत सारे ममालिक के साथ मुआहदे कर चुकी हैं, लेकिन हमारा मुआहदा उन कंपनीज के साथ अभी भी नहीं हुआ है। जब तक उन कंपनी से एग्रीमेंट नहीं होगा तो वैक्सीन पाकिस्तान को कैसे फराहम करेंगे? जी देखिए, उनके साथ बिल्कुल ये जो कुछ चाइनीज जो वैक्सीन हैं, चाइनीज के साथ हमारा उन कंपनीज के साथ मुसलसल राब्ता है। डेली बेसिस पे उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं और जाहिर है कि उन्होंने हमसे कमिटमेंट की हुई है। और फिर ये जो कैंसिनो बायो जिसके ट्रायल्स तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं हमारे मुल्क में, उनकी भी हमारे साथ एक कमिटमेंट है कि वो हमें ये प्रोवाइड करेंगे, चूंकि उनके ट्रायल्स यहाँ पर हुए हैं और जैसे ये रिजल्ट फाइनल होते हैं 1 आध महीने में वो भी आ जाएगी। उसके अलावा डॉक्टर साहब, इन कंपनीज के साथ आपकी बात हो रही है, आप कह रही हैं कि कमिटमेंट है या बुकिंग करा रखी है, 1.2 मिलियन का एक फिगर कोट किया जा रहा है कि इतनी बुकिंग आपने ऑलरेडी करा रखी है, लेकिन इनके साथ आपका एग्रीमेंट नहीं है, कोई मुआहिदा नहीं है, इसलिए वो पाबंद नहीं है कि पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम कर सके। जी, इसी एग्रीमेंट की फाइनल जो शिकें हैं उनके ऊपर निगोशिएशंस हो रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ डेली बेसिस पे उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स जो डिस्कस करने वाली थी वो भी हो रही हैं उनके साथ, मगर इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट क्वार्टर में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। इसके लिए ग्रुप्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। सबसे पहले जैसे कि बाकी सारी दुनिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, वो यहाँ पर भी इसी तरह से है। 3 लाख हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स रजिस्टर भी हो गए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और इंशाल्लाह ताला ये बस इसी क्वार्टर के अंदर जो है ये वैक्सीनेशन शुरू करने के तमाम इंतजाम। आप मार्च के हवाले से कहा तो जा रहा है, लेकिन हमारी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी भी हम इस काबिल नहीं है कि मार्च में ये वैक्सीन यहाँ आ जाए और फिर लोगों को लगना भी शुरू हो जाए। नहीं जी, आज बिल्कुल डॉक्टर फैसल ने इस बात को क्लैरिटी से कहा है कि फर्स्ट माही में जो है वो हो जाएगी और उनकी आई एम श्योर के जो निगोशिएशंस हैं वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह ताला हम लोग ये फर्स्ट क्वार्टर में जो है ये वैक्सीन शुरू कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, वो कंपनीज जो पहले ही बहुत सारे ममालिक के साथ मुआहदे कर चुकी हैं, प्रायोरिटी किन को मिलेगी? क्या पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि जैसे आप कह रही हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमें वैक्सीन फराहम हो जाए और पहले वो मुआहदे जिनके साथ हो चुके हैं उनको वैक्सीन फराहम कर चुके होंगे और फिर हमारी बारी आ जाएगी? यानी प्रैक्टिकल लगता है आपको? ये कह देना तो आसान है कि फर्स्ट क्वार्टर में लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको? देखिए, ये सारी कंपनीज जो हैं ये मास स्केल के ऊपर अपनी वैक्सीन की प्रोडक्शन कर रहे हैं और इस वक्त बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि खुद अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं और कुछ के पास क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन ये जो मुल्क है इनके पास नहीं है, बहुत सारे मुल्क तो उनकी पॉपुलेशन थोड़ी है, वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट वैक्सीन बना रहे हैं। तो ये कंपनीज को जाहिर है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इनके क्लिनिकल ट्रायल्स में और इसकी रिसर्च में, उन कंट्रीज जिन्होंने जो अमीर ममालिक थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको थोड़ी सी एज जरूर मिल रही है, मगर ये कंपनीज जो है ये आने वाले 1 आध महीने में आप देखेंगे कि और बहुत सारी कंपनीज के ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे और बहुत सारी वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर मानना पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं थी। जैसे आप कह रही हैं कि अब वो तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, अब हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि वैक्सीन ले सके, लोगों को लगा सके, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हमने तो बजट ही उसके लिए एलोकेट नहीं किया था। तो बजट एस्टिमेशन क्या है? कितनी वैक्सीन यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पहुंचेंगी, कितने लोगों को लगाई जाएंगी? इस हवाले से भी कोई वर्किंग की आपने? जी देखिए, बजट इसके लिए एलोकेटेड है। 150 मिलियन की वजीर आजम ने अप्रूवल दिया था, उसके बाद ECC से उसकी अप्रूवल हो चुकी हुई है, बजट एलोकेट हो चुका हुआ है। सिर्फ हम लोग चूंकि वैक्सीन देखें बहुत सारी इस वक्त भी दुनिया में वैक्सीन जिन ममालिक ने बुक कराई हुई थी उनको कैंसिल करवानी पड़ी है क्योंकि उस वैक्सीन की एफिकेसी जो है या उसकी जो है वो नहीं हो सकी। पाकिस्तान सिर्फ इस लिए थोड़ा सा हमने डिले किया था कि हम लोगों को उस वैक्सीन, क्योंकि तमाम वैक्सीन तकरीबन क्लिनिकल ट्रायल्स में थी और जो अमीर ममालिक जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो वेस्ट भी हुई हैं क्योंकि उन वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो उस तरह से प्रूव नहीं हो सकी। हम लोग सिर्फ श्योर होना चाहते थे और जिस तरह से कमिटमेंट भी थी SAPM साहब की कि हम लोग सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो वी हैड टू इंश्योर कि जो वैक्सीन हम ला रहे हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे हों और ये कंपनीज हमारे पास अपने रिजल्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह की सबमिट करा रही हैं, उनको ड्रैफ्ट स्टडी करके फिर ही वो उसका अप्रूवल दे रहा है। तो ये बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी और
मुसलसल जो है इसके ऊपर पिछले 7-8 महीने से वर्किंग हो रही है और डेली बेसिस के ऊपर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है वो तमाम वैक्सीन को बहुत क्लोजली वॉच कर रही थी। डॉक्टर साहब ये वैक्सीन तो हमें खरीदना पड़ेगी। एक जो हौसला अफजा पाकिस्तान के लिए बात ये थी वो ये है कि कोवैक्स जो WHO की तरफ से वैक्सीनेशन हमें फ्री मिलनी थी और हमने उसकी बुकिंग करा रखी थी, तो कोवैक्स की वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन पाकिस्तान कब पहुंच जाएंगी? देखिए जी, कोवैक्स के लिए जो फॉर्मेलिटीज थी पाकिस्तान प्रिपेयर्डनेस के हवाले से जो है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री उसकी रिपोर्ट है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि कोवैक्स जो है वो हमें प्रिफर करेगा, क्योंकि बहुत सी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह की स्टोरेज की और ट्रेनिंग्स की जो थी वो उस हद तक नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में इसकी तैयारी हुई हुई है इसको रिसीव करने की। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हमें उम्मीद है कि कुछ क्वांटिटी उस 20% में से जो कोवैक्स ने हमसे प्रॉमिस किया है, कुछ क्वांटिटी वो हमें जल्दी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत सारे ममालिक के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। जी जल्द से क्या बुलाते हैं? फर्स्ट क्वार्टर में जैसे आप कह रही हैं कि हमें वैक्सीन जो हमने पैसे देकर लेनी है वो मिलेंगी, तो फर्स्ट क्वार्टर में ही कोवैक्स भी मिल जाएंगी? जी देखिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हम इस फाइनल तो कुछ भी नहीं कह सकते, मगर उम्मीद हमें यह है कि इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में हमें एक से ज्यादा चैनल से जो है वो वैक्सीन रिसीव हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमरीकी सियासत के लिए आज एक तारीख साज दिन है। सवाल उठाएंगे कि क्या अमरीकी जमहूरियत मजीद मुस्तहकम हुई है। इस आम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। मैं अमरीकी आइन की ताकत पर यकीन रखता हूं। आज जमहूरियत की कामयाबी हुई है। आज एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक मकसद की कामयाबी हुई है। बहुत कुछ दुरुस्त करना है, बहुत से जख्मों पर मरहम रखना है। नस्ली इम्तियाज, दहशतगर्दी और कोरोना वायरस का खात्मा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तमाम अमरीकियों का सदर हूं। आज हम सब ने मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म करना है। ये पैगाम था आज अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब होने वाले जो बाइडन का। जो बाइडन हल्फ लेकर अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं और उनकी हल्फ बर्दारी से कुछ देर कबल कमाला हैरिस हल्फ उठाकर अमेरिका की पहली खातून नायब सदर बन गई हैं। 6 जनवरी को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद इस मौके पर वाशिंगटन DC में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ गए हैं और जो बाइडन की तकरीबी हल्फ बर्दारी के आगाज से कबल कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक का सारा इलाका रेड जोन में तब्दील कर दिया गया। जो बाइडन के हल्फ उठाते ही अमेरिका में गैर यकीनी और तनाज़ात से भरपूर दौर इख्तिताम पजीर हो गया है। नए सदर के लिए इस वक्त कोरोना वायरस, तिजारत और मईशत अहम चैलेंज होंगे। उम्मीद है कि सुपर पावर के नए हुक्मरान पाकिस्तान और खित्ते के लिए बेहतर साबित होंगे। आज जो बाइडन ने खिताब किया है अमेरिका के कैपिटल हिल और अमेरिका की जो जमहूरियत है उसकी सैंक्टिटी को बचाने के हवाले से, अमेरिकी आइन के दिफा के हवाले से, अमेरिका के दिफा के हवाले से भी जो बाइडन ने बात की है और एक उम्मीद की किरण भी सामने आई है। वो कहते हैं कि हमें लाइट की बात करनी है, डार्कनेस की बात नहीं करनी, हमें मुमकिनात की बात करनी है, इम्कानात की बात करनी है और मायूसियों के अंधेरों को यकीनन अब छटना होगा, जो एक अच्छी बात है। इसी उम्मीद के साथ हमें आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।